मौजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ग्राम पंचायत किशनपुरा की ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग पर ग्रामीणों ने घेरा जिला परिषद कार्यालय। सीओ ने जारी किए एपीओ के आदेश। मुस्लिम के पॉजिटिव आने पर संक्रमित हुए पुलिसकर्मी से अधिकांश हुए नेगेटिव। जनखन थाना प्रभारी के नेगेटिव होने पर थाने में पुष्प वर्षा से किया स्वागत। टाउन प्लाट 25 में मामूली कहासुनी के चलते पति ने पत्नी का चाकू से गला काटा। पत्नी की जान खतरे से बाहर, अस्पताल में भर्ती। बिजली कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। बकाया वेतन, पीएफ सहित एरियर की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत किशनपुरा की ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला परिषद पर उग्र प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिला परिषद कार्यालय में घुसकर जमकर नारेबाजी की और लगातार तेज आंदोलन की चेतावनी दी। हालांकि बाद में सीईओ ने ग्राम विकास अधिकारी को एपीओ करने के आदेश दिए, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। रेणु चौधरी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेणु चौधरी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किशनपुरा विकास अधिकारी बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। किशनपुरा विकास अधिकारी बर्खास्त करो, 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 बर्खास्त करो। ग्राम पंचायत किशनपुरा की ग्राम विकास अधिकारी पर मनरेगा सहित अन्य कार्यों में घपले करने और लगातार 8 साल से एक ही जगह पर जमे रहने पर रोषित ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला परिषद कार्यालय का घेराव किया। हालांकि पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण जिला परिषद कार्यालय में जबरन घुस गए और धरना लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि इस संबंध में बीडीओ को भी कहा जा चुका है। यही नहीं, गांव के पंच और प्रधान ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन गांव के चंद लोग उसे रखना चाहते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने तेज आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक ग्राम विकास अधिकारी रेणु चौधरी को हटाया नहीं जाता, ग्रामीण जिला परिषद कार्यालय में धरने पर बैठे रहेंगे। आज ग्राम पंचायत किशनपुरा लगातार 1 महीने से रेणु चौधरी के मामले को लेके लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। इसके बाबत हमने वीडियो को भी दिया और 8 हमारे जो 11 में से 8 पंच और प्रधान ऐसे जिन्होंने ये कहा भी रेणु चौधरी गांव में नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चंद लोग जो हमारे इलाके के जागीरदार लोग हैं वो उसको रखना चाहते हैं। 8 साल से 1 साल एक जगह जमी हुई है, पता नहीं नरेगा में और किस जगह कितना कितना घबला हुआ है। हम एक ही मांग कर रहे हैं कि 8 साल इसने शांति से नौकरी कर ली, बहुत अच्छी बात, तो अब उसको वहाँ से हट जाना चाहिए। हमने गांव में जब घेराव किया, हमने ये बड़े शाम उसको समझाया कि बहन जी तेने गांव में 8 साल नौकरी कर ली, बहुत अच्छी नौकरी की, अब तू नरेगा में और मैं हर जगह घपला होने लग गया, अब तेरे को जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं वीडियो को हमने दिया, 8 पंचों ने लेके दिया कि हम इसको नहीं चाहते, हमारे जबरदस्ती प्रस्ताव पे दस्तखत करवाती है, खाली कागज पे करवाती है। फिर भी हनुमानगढ़ वीडियो और यहाँ का सीओ पता नहीं कि कैसा कमीशन है उसके साथ जो उसको यहाँ से हटाना नहीं चाहते। मेरे ख्याल में इस क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा किशनपुरा में कमाई है और कमाई सारी मेरे ख्याल में आधा सीओ ले रहा है, आधा वीडियो ले रहा है, आधा खुद कमा रही है। ऐसी कंडीशन है हमारे इलाके में। इसलिए आज इस मांग को लेकर अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, लगातार यहाँ पे धरने पर हम बैठेंगे। अभी टेंट वेंट मंगाएंगे, रजाई सोडी मंगाएंगे, लगातार रात और दिन पड़ाव करेंगे जब तक उसको वहाँ से नहीं हटाया जाए। लिखित रूप में नहीं देंगे तब तक हम यहाँ बैठेंगे। आज ग्रामीणों का आक्रोश देखकर जिला परिषद सीईओ ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात की और कुछ ही देर बाद ही एपीओ के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। आज लगातार 1 महीने से अपने लड़ रहे थे, लेकिन आज आपके माध्यम से खास करके मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए कि लोगों ने ये कहा कि वहाँ जाके पत्रकार बंधुओं ने कलेक्टर साहब को सुनाया, सीओ साहब को सुनाया कि जी ऐसे करके लोग लगातार 1 महीने से रेणु चौधरी के तबादले के लिए ग्राम विकास अधिकारी जो है उसके लिए लोग आंदोलित हैं। और आप मीडियम के माध्यम से आज अभी भी उसका वहाँ से एपीओ कर दिया गया है, उसका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जो पहले आपको मैंने बात बता दी थी, लगातार लोग लड़ रहे हैं। अगर अच्छा आदमी अब भी आएगा कोई तो हम सेक्रेटरी आएगा उसका सहयोग करेंगे प्रशासन का, अगर बुरा आएगा तो फिर ये लड़ाई इसी जिला कलेक्टर में फिर से होगी। जिले में कोरोना पॉजिटिव हुए पुलिसकर्मियों में से अधिकांश ठीक हो चुके हैं। जंक्शन थाना प्रभारी सहित 10 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसमें से अब लगभग ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को जंक्शन थाना प्रभारी नेगेटिव होकर थाना में पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। जंक्शन थाना के पुलिसकर्मियों ने आखिरकार कोरोना को हरा दिया है। जंक्शन थाना के लगभग सभी पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, वहीं एक आधा की रिपोर्ट आनी बाकी है। शुक्रवार को जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा जब नेगेटिव होकर थाना पहुंचे तो पूरे स्टाफ के चेहरे पर खुशी देखी गई। स्टाफ ने थाना प्रभारी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यही नहीं, उन्हें गुलदस्ता भी भेंट किया गया।
वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि सभी पुलिसकर्मी अब ठीक हो चुके हैं, इसलिए कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और नियमों को नहीं भूलें। कोरोना अपने आप ही हार मान लेगा। सुनिए क्या बोले जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा। जंक्शन थाना में हमारे एक मुलजिम पॉजिटिव आने की वजह से मैं स्वयं और स्टाफ के कई मेंबर्स जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और हम लोगों ने लगातार होम क्वारंटाइन रह करके इलाज करवाया। जैसा भी स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन थी, उच्च अधिकारियों के निर्देश थे, उस तरीके से अलग रह करके पूरा इलाज करवाया और लगभग मेरे सहित पूरा स्टाफ नेगेटिव हो चुका है। एक दो स्टाफ मेंबर्स की रिपोर्ट अभी शेष है, तो मैं आशा करता हूँ कि वो भी शीघ्र ही नेगेटिव हो जाएंगे और ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। मैं आम जन से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना से डरने की आवश्यकता कतई नहीं है, सावधानी आवश्यक है। आप ये प्रयास करें, इस तरह से प्रयास करें कि आपको कोरोना नहीं हो। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका निरंतर ध्यान रखते हुए और खुद भी जागरूक बने, दूसरों को भी जागरूक करें। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोरोना हो जाता है या कोई लक्षण ऐसे पाए जाते हैं तो डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप अपना टेस्ट कराएं, कोरोना टेस्ट करवाएं और इलाज करवाएं और जो जो हिदायतें दी जा रही हैं उनका पूर्ण पालन करें। लगातार जागरूकता, बचाव और अगर हो जाता है तो इलाज, ये ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार हम लोग कोरोना से लड़ करके बिल्कुल ठीक स्वस्थ होकर के वापस ड्यूटी पे आए हैं और किसी को नहीं हो, अगर हो जाता है तो वो अपना पूर्ण इलाज कराए, डरने की कतई आवश्यकता नहीं। वहीं आपको बता दें कि 2 सितंबर को बीकानेर भेजे गए 287 सैंपल में से 253 सैंपल की रिपोर्ट शुक्रवार को प्राप्त हो गई। इसमें 247 नेगेटिव आए हैं, जबकि 6 रिपीट पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी भी 34 सैंपल रिपोर्ट पेंडिंग है। इसमें कैनाल कॉलोनी के 5, सीएससी नोहर के 8 और जिला अस्पताल के 21 सैंपल रिपोर्ट शामिल हैं। अब जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 493 है। ऐसे में इन पुलिस कर्मियों ने बता दिया कि नियमों का पालन कर हम कोरोना की इस जंग में जीत सकते हैं। कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में सर समाज की बैठक हुई। बैठक में सभी धर्मों से जुड़े धर्म गुरुओं ने भाग लिया और कोरोना काल के चलते बंद पड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को खोलने पर आवश्यक चर्चा की गई। बैठक के बाद मुफ्ती अहमद नईमी ने बताया कि सभी ने एकमत होकर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों को अभी अगले 2 माह तक और बंद रखने का निर्णय लिया है। बताया गया कि अभी कोरोना का खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियात के तौर पर हमें घरों में रहकर ही ईश्वर की प्रार्थना करनी होगी। ज़िला कलेक्टर के साथ आज जो मीटिंग थी उसमें तमाम धर्म गुरुओं के साथ कलेक्टर साहब ने ये मशवरा किया है कि इस वक्त जो कोरोना की ये बीमारी चल रही है इसमें अगले जो बड़े धार्मिक स्थल हैं बिलखुसूस ज़िला हनुमानगढ़ में उनको खोला जाए या ना खोला जाए। तो उसमें तमाम धर्म गुरुओं ने एक आवाज़ होकर और तमाम हमारे एमएलएज़ ने भी ये एक आवाज़ होकर यही कहा कि अभी रिस्क बना हुआ है और तमाम जो पाबंदियां हैं उनको जारी रखा जाए, इसलिए कि जिस तरह के शराइत हैं उनको हर जगह पूरा नहीं किया जा सकता और भीड़ भाड़ जहाँ होती है तो वहाँ पर इन चीज़ों को दूरी बनाकर रखना मुश्किल है। इसलिए अभी बंद हैं तो उनको आगे 2 महीने बढ़ाना आसान है, लेकिन अगर खोल दिया और ये मामला बढ़ गया कोरोना का, फिर दोबारा बंद करना मुश्किल हो जाएगा। और लोगों की भावनाएं अभी बहुत ज़्यादा हैं इस हवाले से, मस्जिदों में जाने के हवाले से, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाओं में एकदम से लोग तैयार बैठेंगे जैसे ही खुलें तो हम बिलखुसूस बड़े धार्मिक स्थलों पे एक साथ जाएं। और एक साथ जब सैलाब आएगा इस तरह से तो वहाँ पर जो इंतज़ामात करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल और आजमाइश हो जाएगी। लिहाजा बेहतर यही है कि अभी इन तमाम धार्मिक स्थलों को ना खोला जाए। तो सभी ने यही राय दी है। हाँ, एक आवाज़ होकर सभी ने यही कहा कि अभी तकरीबन 2 महीनों तक इन तमाम धार्मिक स्थलों को ना खोला जाए, अगले 2 महीनों तक। आपका परिचय दे। मुफ्ती अहमद खान नईमी, जामिया कादरिया हनुमानगढ़। सीटू कार्यकर्ताओं की बैठक गुरुवार को जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र लाल चौक में हुई। इसमें वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना की आड़ में जनवादी अधिकारों को कुचल रही है। काले अध्यादेश लागू कर मजदूर, किसान और व्यापारी को बर्बाद किया जा रहा है। इसके विरोध में सीटू 5 सितंबर को जिले भर में प्रदर्शन करेगी। कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर शनिवार को सीटू कमेटी आंदोलन करेगी। इसी रणनीति को लेकर गुरुवार को लाल चौक स्थित सीटू कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई।
इसमें कार्यकर्ताओं ने कहा कि कृषि अध्यादेश लागू होने से किसान और व्यापारी दोनों बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए सरकार को यह काला कानून वापस लेना होगा, नहीं तो आम आदमी, किसान, मजदूर सड़कों पर उतरेगा। उन्होंने निर्णय लिया कि कृषि अध्यादेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया जाएगा। फिर भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज यहाँ लाल चौक में हनुमानगढ़ जंक्शन में CIT जिला कमेटी के तमाम मुख्य नेता और ख़ास तौर से यहाँ सेंट्रल वेयर हाउस मजदूर यूनियन की यहाँ आम मीटिंग करके यहाँ हमने तय किया है कि अभी 3 अध्यादेश सेंटर सरकार लेकर आई है, जिसमें किसानों के मामले में और तमाम मंडियों को बंद करने के मामले में ऐसा, और एक बिजली के मामले में। ये तीनों अध्यादेश से आम जनता पर बुरा असर पड़ेगा। हमारी मंडियां बंद हो जाएंगी, हमारे व्यापारियों पर बुरा असर पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले तमाम व्यापारी भी अभी अपना अपना कारोबार बंद रख के विरोध दर्ज करवा रहे थे, और अभी चर्चा ये कर रहे हैं कि इसमें किसान को फ़ायदा होगा, उसकी फसल का पूरा भाव मिलेगा, कि छूट है किसान कहीं भी फसल को बेचे, लेकिन होगा उसका उल्टा, किसान की फसल को खरीदने वाला, क्योंकि जो खुलेआम उसमें कहीं भी हर बड़े बड़े दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ी कंपनियां, वो किसान की फसल को खरीदेंगे औने पौने भाव से, किसान बर्बाद होगा। तीसरा बिजली के मामले में कि लॉकडाउन के चलते हमारी मांग थी कि कोरोना वायरस के चलते तमाम आर्थिक गतिविधियां बंद थी। हम ये मांग लगातार उठा रहे थे कि 6 माह के बिजली को बिल माफ़ किए जाए। अभी नया जो अध्यादेश लाए हैं उसमें वो चाहे वो घरेलू बिजली की भी अभी रेट बढ़ेंगे, अभी उन्होंने सरचार्ज और वगैरह लगाकर भेजे हैं, और दूसरा जो कुओं की बिजली है उसमें अभी इन्होंने कहा कि जो सब्सिडी पहले मिलती थी, इन्होंने कहा कि जैसे गैस की तर्ज पर हमारे गैस सिलेंडर पर कि हम पहले पूरे पैसे देकर गैस सिलेंडर खरीदते हैं और फिर हमारी जो वो सब्सिडी है वो हमारे खाते में आती है, और धीरे धीरे करके वो सब्सिडी को ख़त्म करने की कगार पर है, और कुओं की जो बिजली की सब्सिडी उसी तर्ज पर करना चाहते, तो इसका असर भी वही होगा। और हमने तय किया है कि 5 सितंबर को पूरे देश में, राजस्थान में और ख़ास तौर से हमारे ज़िले में, ग्रामीण क्षेत्र में, सब जगह, हर जगह हम 5-5, 6-6 लोग इकट्ठे होकर, जितने भी लोग इकट्ठे सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए वो तमाम जो 3 अध्यादेश की उनकी प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज करवाएंगे। अगर इन काले कानूनों को सरकार ने वापस नहीं लिया तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा होगा। टाउन की वार्ड 25 में पति पत्नी के बीच मामूली कहासुनी इतनी बिगड़ गई कि पति ने पत्नी के गले पर चाकू से वार कर गला काट दिया। पत्नी लहूलुहान हो गई और अब अस्पताल में भर्ती है। देखिए पति और पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करती ये रिपोर्ट। टाउन के वार्ड 25 दीनदयाल चौक के पास शुक्रवार को एक पति ने अपनी पत्नी के गले पर चाकू से वार कर उसका गला काट दिया। पत्नी चाकू का वार लगने से लहूलुहान हो गई। जख्मी अवस्था में पत्नी ने अपने भाई को बड़ी मुश्किल से सूचना दी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि घर में ही मामूली बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और मामला चाकू तक पहुंच गया। तैश में आए पति दिनेश कुमार ने चाकू से पत्नी मैना देवी उर्फ मीनू के गले पर वार किए। यही नहीं, हाथ पर भी चाकू से वार किए गए, जिससे पत्नी गंभीर जख्मी हो गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी पति दिनेश कुमार को राउंड अप कर लिया है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि पति ने सरदार शहर जाने के लिए पत्नी से पैसे मांगे थे। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद गहरा गया। रुपए देने से मना करने पर पति ने गुस्से में मैना देवी पर चाकू से वार किए। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं पत्नी के भाई ने बताया कि आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आया मेरे पास कि मेरे घर पे लड़ाई हो रही है तो जल्दी आ जा, और उस हिसाब से मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा गेट अंदर से बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से बजाया। दीदी के 2 छोटे बच्चे, उन्होंने गेट खोला। जब मैंने अंदर जाके देखा तो जीजू ने दीदी को चाकू से मारा हुआ था, गले पे, हाथ पे,
और दोनों चाकू लेके मुझे भी बोले तुझे भी मार दूंगा। फिर मैंने उनको बोला कि अब रुको रुको, पर नहीं रुके। फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल रूम फ़ोन किया, पुलिस आई और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल आ गए। उसके बाद सर मेरे को तो दीदी का फ़ोन आया था, वो कहीं जा रहे थे और दीदी ने फ़ोन किया कि मेरे को बोल रहे हैं कि तेरे जो भी तेरे पास कोई पैसा है वो दे दे मेरे को, या कोई गहने वगैरह है तो दे दे, मैं बाहर जा रहा हूँ और बाइक लेके जाऊँगा। ऐसे करके विवाद हुआ था सर उनका। तो जब पहुँचे तो क्या देखा आपने वहाँ पे? वहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ था सर, और दीदी के चोटें लगी हुई थी, और वो दोनों हाथ में 2 अलग अलग कलर के चाकू जो अपने किचन में यूज़ होते हैं वो लेके खड़े हुए थे। क्या सर प्रशासन से यही मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सर। कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी आज कि मैना देवी नाम की लेडीज़ ने कोई फ़ोन किया है कि उसके पति ने उसके साथ में घर पे मारपीट की है। इस सूचना पर थाने से वहाँ मौके पे गए तो उसके परिवार वाले उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए। जाके वहाँ पे डीओ है वो बयान लेके आए हैं, तो उसने ये आरोप लगाया कि भी उसका पति है वो कहीं बाहर जाने के लिए मोटरसाइकिल लेके निकल रहा था और उसने कोई पैसे वैसे मांगे तो उसने कहा कि पैसे उसके पास है नहीं, उसने पैसे नहीं दिए तो उसने गुस्से आके और उसके गले पे चाकू से वार कर दिया। उसका पर्चा बयान लेके मुकदमा दर्ज कर लिया और पति को राउंड अप कर लिया। टाउन मंडी समिति कार्यालय में ग्रीन एनालाइजर मशीन का काम शुरू हो गया है। अब किसानों की जिंस की क्वालिटी किस तरह की है यह 1 मिनट में ही पता चल जाएगा। यह मशीन ई नाम परियोजना से जुड़ी है, इससे किसानों को उसकी फसल का पूरा भाव मिलेगा। वहीं व्यापारियों को भी क्वालिटी को लेकर कोई शिकायत नहीं होगी। पहले हथेली पर रखकर व्यापारी किसान की जिंस की जांच अनुमानित रूप से तय करता था, लेकिन अब ई नाम परियोजना के तहत लगाई गई मशीन जिंस की गुणवत्ता की जांच करेगी। यह गुणवत्ता महज 1 मिनट में तय हो जाएगी। यही नहीं, किसान की इस जिंस को ई नाम से जोड़ा जाएगा, जिससे जिंस की क्वालिटी के आधार पर ही उसके भाव की ऑनलाइन किसानों को मिल सकेंगे। इस मशीन से जिंस की फिजिकल टेस्टिंग होगी। पहले किसान की गेट एंट्री होगी, फिर लाट नंबर ई नाम पर आ जाएगा। इस जिंस की रिपोर्ट ई नाम पर अपलोड हो जाएगी। सरकार उस जिंस को एनालाइज कर बेच सकेगी। इससे किसान और सरकार सहित कर्मचारियों का टाइम बच पाएगा। यही नहीं, किसानों को मंडी फीस के रूप में 35% प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। अब तक मशीन हनुमानगढ़ में लगी है, जिले की बाकी 9 मंडियों में भी यह जल्द शुरू हो जाएगी। सुनिए कंपनी के प्रतिनिधि मशीन के बारे में क्या बताते हैं। यहाँ पे एक मशीन लगाई है ग्रेन एनालाइज़र मैट जिसका नाम है। उसका काम ये है कि जो भी अपने पास फसल आती है उसकी फ़िज़िकल टेस्टिंग करना, उसकी फ़िज़िकल क्वालिटी टेस्टिंग उसकी विदिन ए मिनट यहाँ पर हो जाती है मशीन में। तो अपने को ये करना है सिर्फ जो भी ज़मींदार आ रहा है उसका जैसे ही अंदर आएंगे उनकी गेट एंट्री होगी। गेट एंट्री होते ही जो लॉट नंबर है वो लॉट नंबर ई नाम पे आ जाएगा और ये मशीन डायरेक्टली ई नाम से कनेक्टेड है। वो फसल अपन मशीन के अंदर डालेंगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर वो क्वालिटी बता देगी उसकी, और वही रिपोर्ट सेम ई नाम पे अपलोड हो जाएगी। तो ई नाम पे अपलोड होने के पास जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास सारा डेटा रहेगा कि किस तरह की क्या क्वालिटी की फसल जो आ रही है और कौन से ज़मींदार की किस तरह की है। तो गवर्नमेंट उसी तरह से उसको आगे सेल कर पाएगी या जो भी उसका एनालाइज करना है उनको वो कर पाएगी। तो इससे अपना भी टाइम बच रहा है, ज़मींदार का टाइम भी बच रहा है और गवर्नमेंट का टाइम भी बच रहा है। तो ओवरऑल शॉर्ट में इसका काम ये है, इतना सही। वहीं मशीन के बारे में मंडी समिति सचिव ने भी जानकारी दी। उनका कहना था कि यह मशीन किसान और व्यापारी दोनों के लिए उपयोगी है। उन्होंने बताया कि मंडी में इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी आए हैं, वहीं एक प्रोजेक्टर भी पहुंचा है जिससे किसानों को ई नाम सहित अन्य योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। ई नाम परियोजना के तहत हनुमानगढ़ मंडी में आज मॉर्फोलॉजी मशीन लगाई है। इसका मुख्य कार्य भौतिक रूप से कृषि जिंसों का बताना है कि भाई इसमें कितनी इम्प्योरिटी है, कितने टूटे हुए दाने हैं, कितनी अदर ग्रेन है। उससे जिंसों की क्वालिटी मेंटेन होगी और व्यापारी को इस चीज़ का पता लगेगा कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी की जिंस है। उससे भाव अच्छे मिलेंगे और व्यापारियों को भी इससे अच्छे जिनसे मिलने की संभावना होगी। इससे पहले भी एक मशीन ऑयल टेस्टिंग मशीन लगाई है, तो उस मशीन से साबुत सरसों के अंदर बता सकते हैं कि इसमें कितना ऑयल है और कितनी इसमें नमी है। तो उससे भी किसानों को और व्यापारियों दोनों को फ़ायदा होगा। उसमें क्या है कि उसके ऑयल कंटेंट का पता लगने से किसान को अच्छे भाव मिलेंगे। और पहले क्या है कि वैसे हाथ में लेके फिजिकली देखते थे, तो अब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सुधार होगा। और ये सब काम ई नाम योजना के तहत चल रहा है और इसमें जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली ई नाम पोर्टल पर लौट के साथ ही चला जाता है, दोबारा से फीड करने की आवश्यकता नहीं है। और यहीं किसान जब सैंपल लेके आएगा तो उसके साथ एक उसके आईडी बैंक अकाउंट होगा, तो वो हम पोर्टल पर जो फिजिकली चेकअप करेंगे और ऑयल कंटेंट चेक करेंगे
वो इनाम योजना के तहत ऑटोमेटिकली पोर्टल पर आ जाएगा और उसके जो आधार कार्ड है और बैंक पासबुक है वो डेटा उससे लेके अपलोड कर देंगे। जैसे ही उसका माल बिक जाएगा तो उसके बाद में क्या है, उस योजना के तहत उसका भुगतान करवाएंगे। खेतों में लगे ट्यूबवेलों से तारें चोरी करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शुक्रवार को 5 KNJ चक के किसान पुलिस थाना जंक्शन पहुंचे और चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग की। जिला मुख्यालय के निकट नाली बेल्ट के चक 5 KNJ से ट्यूबवेल के तार चोरी होने से किसानों में रोष है। यही नहीं, कुछ दिन पहले चक 2 STG में भी चोर 20 से 25 किसानों के ट्यूबवेल से तारों को काट कर ले गए। किसानों ने बताया कि गत दिवस एक किसान ने एक चोर को रंगे हाथों तार काट कर ले जाते देखा। पूछने पर वे मौके से फरार हो गए। किसानों ने ट्यूबवेल से तार चोरी करने वाले चोरों पर अंकुश लगाने की मांग की है। इसी समस्या को लेकर किसानों ने जंक्शन थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा। हमारे आज से 4-5 रोज पहले 5 KNJ चक में जो नाली बेल्ट में वहाँ भी ट्यूबवेलों की तारें चोरी होगी और चोर तारें काट के ले गया। 6 STG और 4 2 STG चक में 20-25 किसानों के आज ट्यूबवेलों से तारें काटी गई। अभी थोड़ा 2-3 घंटे की बात है, एक चोर हो रहा और वहाँ तार काट के वो थैले में डाल रखी थी। जब वहाँ किसान पहुँचा उसने पूछा भी ये थैले में क्या है, तो वहाँ से वो साइकिल छोड़ के फरार हो गया। वो तार देखता रहा। पर ये बहुत बड़ा किसानों के साथ जो आज बड़ी चोरी बढ़ रही है। हमने आज थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया है किसानों की तरफ से कि उन चोरों को पकड़ा जाए और किसानों को राहत मिले और आगे से ये चोरियाँ जो हो रही है इस पर पुलिस प्रशासन पाबंद करे। इसी बात को लेकर आज हम हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में लालचंद जी SI साहब को हमने ज्ञापन दिया। माता पिता की मूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। जी हाँ, गुरु को समर्पित यह पंक्ति कोरोना काल में बेहद सटीक बैठ रही है। दरअसल सितंबर माह की 5वीं तारीख को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना के इस काल में गुरु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित रहा है। 16 मार्च से लेकर अब तक स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में इन शिक्षकों ने तब से लेकर अब तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में स्काई न्यूज आपको दिखा रहा है ऐसे ही शिक्षकों की कहानी जिन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। पेश है ये रिपोर्ट। 16 मार्च से हमारे क्लासेस ऑफ हो गई थी, एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो 16 मार्च के बाद जैसे ही लॉकडाउन शुरू होता है कोरोना के ऊपर, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने का विचार किया। सभी ने मिल बैठकर हमने प्राचार्य के सहयोग से हमने ये क्लासेस शुरू की। सबसे पहले हमने ग्रुप बनाया बच्चों का, ग्रुप के अंदर बच्चों को ऐड किया, मोबाइल के द्वारा उनसे बातचीत की। तो बच्चों का हमारे को बहुत समर्थन मिला। तो हमने कहा सबसे पहले ग्रुप के अंदर अलग अलग जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप बनाकर एक डिपार्टमेंट के अंदर उसको हमने ऐड किया। सबसे पहले हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, ऑनलाइन से बच्चों को पढ़ाया, ये कंटेंट बनाए, उनको असाइनमेंट भी भेजे। तो बच्चों का इससे बहुत हमारे को सहयोग मिल रहा था। उसमें अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे C++ है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, जावा है। अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर हमने अलग अलग टॉपिक के हिसाब से हमने पढ़ाना बच्चों को शुरू किया। तकरीबन हर जो लेक्चरर अपने 25-30 वीडियो बना रहा है, ये कॉन्टैक्ट वो अपने अलग अलग डाल रहे हैं, असाइनमेंट अलग अलग डाल रहे हैं। तो बच्चे इसको पढ़ के हमारे को फ़ोन भी करते हैं। उनको बहुत खुशी हो रही है इसके ऊपर हमारा, उनको बच्चों को तकरीबन हर रोज़ हमारे जो ग्रुप बना है उसके 135 बच्चों का बच्चे ऐड है इसके अंदर। तो तकरीबन रोज़ के 25 से 30 वीडियो हमारे पास आते हैं अलग अलग। इससे बहुत खुश हैं, बहुत प्रेरित हैं। उनको लग रहा है जैसे घर बैठे उनको सारी सुविधा मिल रही है। पहले कॉलेज आ रहे थे, कोरोना के कारण सबको दिक्कत है, सभी ये हम भी समझ रहे हैं। तो हमने सोचा कि बच्चों को सहयोग करने के लिए हमने उनको घर बैठे सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मोबाइल के ऊपर उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हम नोट्स बना के उनको भेज रहे हैं। ऑनलाइन क्लास हर रोज़ लग रही है, हर सब्जेक्ट की हम पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को महसूस ही नहीं हो रहा कि हम घर बैठे हैं। सबसे पहले तो सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। हर प्रतिवर्ष हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल हमें बच्चों की कमी ज़रूर खलेगी कॉलेज में, क्योंकि प्रतिवर्ष जो है बच्चे कुछ ना कुछ हमारे विद्यार्थी महाविद्यालय में छोटा मोटा आयोजन जो करते हैं शिक्षकों के सम्मान के लिए, तो उससे हमें मतलब खुद में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जी, ये बच्चे जो है शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं, हम जो मेहनत से उनको पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चों को उससे कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन चूँकि इस साल कोविड-19 कोरोना महामारी चल रही है, तो उस वजह से विद्यार्थीगण जो है वो उस महाविद्यालय में नहीं आ रहे हैं। तो हमारी जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है, लगभग 16-17 मार्च से जब हमारे देश में केस बढ़ने शुरू हुए थे, उसके बाद में लॉकडाउन लगा, तब से हमारी यह कोशिश रही है हमेशा से कि विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ लाभ मिलता रहे। अगर वो महाविद्यालय में नहीं आ रहे हैं
तो इसका उनकी पढ़ाई के ऊपर कोई ज़्यादा असर ना हो, उनको इसकी वजह से कुछ सहन ना करना पड़े लंबे समय तक। तो इसलिए हमारे महाविद्यालय द्वारा सभी शिक्षकों के द्वारा या ये कहें कि डायरेक्टरेट के द्वारा भी हमें समय समय पर निर्देश मिलते हैं कि किस प्रकार हम ऐसे क्या कार्य करें जिससे हमारे विद्यार्थी अधिकाधिक लाभान्वित हो सकें। इसके लिए समय समय पर हम YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाए हुए हैं। उसका प्रत्येक सब्जेक्ट का एक मेंटर नियुक्त किया गया है प्रत्येक क्लास का, जो कि सारी इसकी मॉनिटरिंग करता है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी हम अपने YouTube वीडियो का अपलोड करते हैं, उसकी लिंक शेयर करते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को PDF शेयर करते हैं जिसमें पर सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स शेयर किए जाते हैं और जिसमें एक एक टॉपिक लेकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि कहीं से भी उन बच्चों को ये नहीं लगे कि अगर हम महाविद्यालय में नहीं जा रहे हैं तो उनकी पढ़ाई का नुकसान हो। इसलिए जो बच्चे प्रमोट हुए हैं उनके क्लास वाइज नोट्स और वीडियो जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से ये बच्चों के लिए एक छोटी सी कोशिश है और मैं आशा करती हूँ कि उन सभी को इससे ज़रूर लाभ मिल रहा होगा। जंक्शन स्थित डिस्कॉम कार्यालय पर बकाया वेतन एवं भुगतान की मांग को लेकर यूथ इंटक के बैनर तले ITI होल्डर्स ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन अधीक्षण अभियंता मांगीराम बिश्नोई को सौंपा। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। 33 केवी सब स्टेशन पर कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों का पिछले 2 माह का वेतन नहीं मिला है। इस वजह से GSS पर कार्यरत लगभग 200 कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। अनुबंधित ठेका कंपनी का GSS संचालन के लिए किया गया अनुबंध भी 31 अगस्त को समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद अनुबंधित कर्मचारियों का लगभग 2.5 साल का एरियर और PF का भुगतान अभी तक बकाया है। इन्हीं समस्याओं को लेकर कर्मचारी अब आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे धरना जारी रखेंगे। इस मौके पर प्रदेश यूथ इंटक जिला अध्यक्ष किशन सिंह राजावत सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ आपके काम को बाधित नहीं करेंगे, इतना हम अपने मर्यादा का ध्यान रखेंगे। लेकिन हमें आपसे यही उम्मीद है, हम यहाँ से भी उठेंगे जब से हमारा बकाया वेतन आ जाएगा तो हमारे एरिया जाएगा। हमें यहाँ मरना मंजूर है, मंजूर है सर, मंजूर है। आज मांगड़ अधीक्षण अभियंता महोदय में कार्यालय में धरना प्रारंभ किया गया है। इसकी हमने पूर्व में प्रशासन को और अधीक्षण अभियंता को इसकी सूचना हमने दे दी थी। इसके उपरांत भी हमने वार्ता करी, फिर भी अभी तक इनका बकाया वेतन और एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। 3 महीने से सैलरी ना आने के कारण इनकी हालत काफ़ी दयनीय हो गई है। इसलिए हमने आज धरने का फैसला लिया है। जब तक इनका बकाया एरियर और बकाया वेतन का भुगतान नहीं होता है, हम यहाँ बैठे हैं और जो भी आगे जो इसकी अशांति फैलेगी उसका प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। अभी जो हमारे पास में प्रदेश यूथ इंटक राजस्थान का जो ज्ञापन मिला है उसमें 33 केवी के सब स्टेशन पे जो संध्या कंपनी के कर्मचारी कार्यरत थे उनको जून माह तक का वेतन मिला है। अभी जुलाई और अगस्त का उनका वेतन अभी उनको मिला नहीं है। तो जो कंपनी के मालिक हैं उनका एक प्रतिनिधि यहाँ गंगानगर में रहता है, उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा साहब सोमवार को हम जुलाई माह का वेतन इनका डाल देंगे उसमें। और उनके जो जुलाई माह के कुछ सब डिविजनों में कंपनी के बिल जो पेंडिंग थे वो आज शाम को हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। उनको ज़्यादातर बिल उनके भिजवा दिए गए हैं और अगस्त माह के बिल उन्होंने कंपनी ने अभी तक हमारे सब डिविजनों में भेजे नहीं है, इसलिए उनको वेरीफाई नहीं किया जा सका उसमें। और दूसरा इनकी समस्या है कि भी नई कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कंपनी वाले इन लोगों को कम पैसे के लिए या अन्य कोई लालच देकर स्वार्थ के अपने वसीभूत होके इनसे काम लेने के लिए प्रेशर डालने की बात आ रही है उसमें। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का पूरा प्रारूप आ गया है, उसमें जो जो शर्तें लिखी है उन्हीं शर्तों के अनुरूप वो पूरा करेगा तभी उसका हैंडल टेकन ओवर होगा उसका। उसमें अगर वो पूरा नहीं करेगा तो उस पावर हाउस को हम उसको हैंड ओवर नहीं करेंगे उस पावर हाउस को। वो तभी कार्य कर पाएगा जब पूरी शर्तें करेगा उसमें।
कृषि प्रधान जिले में अब फसलों को बरसात की आवश्यकता नहीं है, तो आसमान से लगातार पानी बरस रहा है। इससे फसलों को नुकसान का अंदेशा है। पूर्व में भी गांव गाहड़ू के आसपास कई खेतों में बरसाती पानी जमा होने से बीटी कपास की फसल खराब हो गई थी। गुरुवार को दोपहर बाद फिर से आसमान ने पलटा खाया और जोरदार बरसात हुई। वहीं यह सिलसिला शुक्रवार शाम तक चलता रहा। बारिश से जिला मुख्यालय के खुंजा, हाउसिंग बोर्ड सहित कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। गुरुवार को जिले में हुई बारिश का क्रम शुक्रवार को भी जारी रहा। टिब्बी में सर्वाधिक 52 mm बारिश हुई। रावतसर में 42 mm बरसात दर्ज की गई। वहीं हनुमानगढ़ में महज 7 mm बरसात से ही सड़कें जलमग्न हो गई। इससे राहगीरों को भारी परेशानी हुई। शाम को 4 बजे अचानक आसमान बादलों से हट गया और तेज बरसात शुरू हुई। करीब आधे घंटे तक तेज बरसात हुई। इसके बाद देर रात्रि तक हल्की बरसात होती रही। कई दिनों से लगातार हो रही बरसात से बीटी कपास की फसलों को नुकसान की आशंका है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार 8 से 10 घंटा लगातार पानी ठहरने से फसल खराब हो जाती है। बरानी क्षेत्र में फसलों को नुकसान नहीं तो ज्यादा फायदा भी नहीं है। हालांकि जहां बरसात नहीं हुई वहां तापमान कम रहने से फसलों को फायदा है। जिला मुख्यालय पर हुई बरसात से जंक्शन व टाउन में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। पैदल चलने वाले राहगीरों और दोपहिया चालकों को सबसे अधिक परेशानी हुई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।